So hey guys, welcome to my YouTube channel Trade Like BNF. So let's start the session. तो स्टार्ट करने से पहले लेट मी क्लैरिफाई यू वन थिंग. अगर आपने फर्स्ट सेशन अटेंड नहीं करा है तो ये सेशन अटेंड करना आपके लिए यूजलेस रहने वाला है, बिकॉज हर सेशन इंटरकनेक्ट रहेगा अपने आप में सीरियल वाइज. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम, लेट्स बिगिन द सेशन. तो यार इसकी शुरुआत 1 मिनट के रिकॉल से करते हैं कि लास्ट सेशन में किया क्या था. तो हमने ये सीखा था यार, कॉल ऑप्शन बाय कौन करता है. जिसको ये लगता है ना कि यार ये पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स बहुत ऊपर जाएगा, वो कॉल ऑप्शन या ऊपर जाने की लॉटरी की टिकट बाय करता है. क्यों करता है? ताकि उसको डिफरेंस मिले. विद अ क्विक एग्जांपल, मैंने HDFC की 1000 रुपए की CE बाय करा है. कितने रुपया दे करके? 70 रुपया दे करके 27 मार्च का. इसका क्लियर कट मतलब ये है कि यार 27 मार्च को HDFC का शेयर 1000 रुपए से जितना भी ऊपर होगा ना, मुझे डिफरेंस मिलेगा. बदले में आज मैंने 70 रुपया दिया है. दैट्स इट. अब एक बार देखते हैं कि कॉल ऑप्शन यानी कि ऊपर की टिकट सेल कौन करता है. जिसको ये लगता है ना कि यार ये स्टॉक एक पर्टिकुलर लेवल को एक्सीड नहीं करेगा, यानी कि सपोज HDFC का शेयर 1000 रुपए को एक्सीड नहीं करेगा, वो इसकी कॉल ऑप्शन या ऊपर की लॉटरी की टिकट बेच देगा, मे बी एट द रेट 70 में ही, ताकि वो सामने वाले का 70 रुपया उसको खाने को मिल जाए. परफेक्ट. सो लेट्स बिगिन द सेशन. तो यार अभी जो हमने पढ़ा ना, वो इस चीज को देखने का एक नजरिया है. एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं. सपोज करो मैंने 500 रुपए की एक लॉटरी की टिकट खरीदी और मेरी लॉटरी लग गई 1 लाख रुपए की. तो मेरे पास राइट है. क्या है? राइट है, हक है कि इस टिकट को ना मैं जाके, जिससे मैंने खरीदी है उसके पास जाके ना कैश करवा सकता हूँ. मैं करवाऊंगा, बट मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, कोई ओब्लिगेशन नहीं है. क्या नहीं है? कोई ओब्लिगेशन नहीं है. मैं मजबूर नहीं हूं कि यार ये मुझे कैश करवानी ही करवानी है. बट अगर मैं कैश करवाने गया ना इस लॉटरी की टिकट को, तो जो सेलर है जिसने मुझे लॉटरी की टिकट बेची है, वो मजबूर है मुझे 1 लाख रुपया देने पे. क्योंकि वो मना नहीं कर सकता, उसने मुझे लॉटरी की टिकट बेची है. वो मजबूर है, ओब्लिगेटेड है. यानी कि जो लॉटरी का बायर होता है ना, उसके पास राइट होता है. और जो लॉटरी का सेलर होता है ना, वो ओब्लिगेटेड है. तुमने कहीं लॉटरी की टिकट खरीदी 1000 रुपए देके और तुम्हारी 10,000 की लॉटरी लग गई, तो जिसने तुम्हें टिकट बेची है वो मना नहीं कर सकता, वो मजबूर है तुम्हें 10,000 देने पे. अब तुम्हारी मर्जी है, तुम कैश लेने जाते हो या नहीं जाते हो, दैट्स कंप्लीटली अप टू यू. तो इस चीज को हम एक बार इस एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं. अभी हमने कॉल ऑप्शन का एक पहला नजरिया देखा था, जो कि मोस्ट ऑफ द बंदे यूज करते हैं. अब एग्जाम्पल वही लेते हैं, HDFC. लेट्स चेंज इट, मे बी एक्सिस बैंक 1000 रुपया CE बाय @100. इसका एक तो वही मतलब हुआ जो हमने पहले सेशन में देखा था कि मैंने रिलायंस सॉरी एक्सिस की 1000 रुपए की कॉल ऑप्शन बाय करी है 100 रुपया दे करके. अब एक्सिस का शेयर 1000 से जितना ऊपर जाएगा ना, मुझे डिफरेंस मिलेगा. बट मुझे ये चीज नहीं चाहिए, मुझे एक्सिस बैंक का शेयर चाहिए. इसका एक दूसरा भी मीनिंग होता है. इसमें डेट और लिख देते हैं, सपोज 27 मार्च. इसको देखने का पहला नजरिया तो ठीक है, हमने समझ लिया भाई, आ गया हमें. इसका जो दूसरा मीनिंग है ना, वो ये है कि एक बंदे ने कॉल ऑप्शन खरीदी, वो इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ है कि मैं 27 मार्च को ना एक्सिस बैंक का शेयर 1000 रुपए पे बाय कर सकता हूँ. चाहे उसका मार्केट रेट जितना मर्जी हो, चाहे 2000 हो, मेरे पास हक है उसको 1000 रुपए में बाय करने का. बदले में उसके लिए आज मैंने 100 रुपया दे दिया. मुझे डिफरेंस चाहिए ही नहीं भाई, मुझे शेयर चाहिए. 27 मार्च को 1000 रुपए के हिसाब से मैं आ सकता हूँ सेलर के पास, मैं जा सकता हूँ उसके पास एक्सिस बैंक का शेयर लेने 1000 रुपए पे. और मैं कब जाऊंगा? जब वो शेयर ना 1000 रुपए से ऊपर होगा मार्केट में.
सपोज अगर मार्केट में वो शेयर एग्जांपल 27 मार्च को 1200 हो गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो वो 1000 रुपये में ही मिल सकता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गया था। बट अगर ये शेयर 1000 रुपये से नीचे चला गया, सपोज 800 चला गया, तो ये मेरा जो 100 रुपया मैंने दिया ना, ये वेस्ट है। फिर मैं थोड़ी जाऊंगा भाई 1000 रुपये का लेने, जब मार्केट में ऑलरेडी, सॉरी, मार्केट में ऑलरेडी 800 का मिल रहा है। समझे? तो यार एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज टीसीएस का शेयर है 1500, सीई बाय 27 मार्च। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई 27 मार्च को ना मुझे टीसीएस का शेयर चाहिए। मुझे डिफरेंस नहीं चाहिए कि वो जितना ऊपर जाएगा मुझे डिफरेंस मिल जाएगा, नहीं, मुझे शेयर चाहिए। कितने रुपए के हिसाब से? 1500 के हिसाब से। क्यों? क्योंकि मैंने कॉल ऑप्शन बाय करा है, मेरे पास राइट है, राइट टू बाय द शेयर। मजबूर नहीं हूं, मर्जी है मेरी। और मैं कब इस राइट को यूज करूंगा? जब ये शेयर ना 1500 से ऊपर होगा मार्केट में। सपोज अगर ये शेयर 1800 हुआ, तो मैं चला जाऊंगा भाई सेलर के पास कि ले आ भाई, मुझे टीसीएस का शेयर दे 1500 के हिसाब से। कितने के हिसाब से? 1500 के हिसाब से। क्यों? क्योंकि मैं तेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गया था, सपोज मे बी 10 मार्च को, कि भाई मैं 27 मार्च को तेरे से टीसीएस का शेयर लूंगा 1000 रुपए के हिसाब से। और अगर ये शेयर में भी एग्जाम्पल 1500 से घट के 1200 चला गया, फिर मैं थोड़ी जाऊंगा सेलर के पास कि मुझे 1500 के हिसाब से दे। भाई मुझे जब मार्केट में ऑलरेडी 1200 मिल रहा है, तो मैं अपने राइट को क्यों यूज करूं? ठीक है। अब इसका ये मतलब हुआ कि जो कॉल ऑप्शन का बायर होता है ना, उसके पास क्या होता है? राइट। और जो कॉल ऑप्शन का सेलर होता है ना, वो ओब्लिगेटेड होता है, वो ओब्लिगेशन में होता है। सेलर को ये डर लगा रहता है कि यार, जो शेयर मैंने इसको साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है ना, कि हाँ मैं तुझे 1500 के हिसाब से दूंगा, अगर वो शेयर 1500 से ऊपर चला गया ना, सपोज 1800 हो गया, तो ये भागा भागा आ जाएगा मेरे पास कि भाई दे मुझे 1500 के हिसाब से। तो 70 रुपया या 100 रुपया जो खाने को मिल रहा था, वो तो क्या ही मिलेगा। अपनी जेब में से शेयर्स इतने महंगे और देने पड़ गए। तो सेलर को हमेशा रिस्क ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू बायर। इसका मतलब ये नहीं है कि बायर ठीक है सेलर गलत है। कौन सही कौन गलत, इस वीडियो में उस चीज की कोई बात नहीं हो रही। अभी सिर्फ बाय करता कौन है, करते कब हैं, सेल कब करना चाहिए, कौन सही कौन गलत वो नहीं, करना कब है। और जब हम उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं, तो उसके एक डिफरेंट मीनिंग क्या होते हैं, सेम चीज को देखने का क्या नजरिया होता है। ठीक है। तो एक चीज के और होता है इसको, मतलब सॉरी, एक तरीका और होता है कॉल ऑप्शन को यूज करने का। वो क्या होता है? हेजिंग। अभी इस वीडियो में बहुत ज्यादा डेप्थ में बात नहीं करूंगा हेजिंग की, बस एक प्राइमा फेशिया ऊपर ऊपर से मतलब बता देता हूँ। कॉल ऑप्शन को यूज करके हम हेजिंग कैसे करते हैं, हेजिंग का मतलब क्या होता है। हेजिंग का काइंडा मतलब ये लगा लो कि होता है इंश्योरेंस। हम एग्जाम्पल, एक गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया मे बी 5,000 दे करके, और अगर गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो ये 5,000 हमारे कंप्लीटली वेस्ट हो जाएंगे। बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना इंश्योरेंस नहीं करवाएंगे। नींद अच्छी आती है एट लास्ट इंश्योरेंस करवा के। ठीक है, क्योंकि एक डर हमेशा रहता है कि बाय चांस अगर एक्सीडेंट हो गया, तो जो चीज हमारी 5,000 में इंश्योरेंस के थ्रू हो सकती थी, मे बी उसका 1 लाख रुपया लग जाए। ठीक है। तो सेम गोज विद हेयर। सपोज एग्जाम्पल मेरा एक पोर्टफोलियो है। इससे पहले ना मैं तुम्हें एक लॉन्ग शॉर्ट का मतलब बताता हूँ कि क्या होता है, ये मैं बार बार यूज करूंगा। लॉन्ग का मतलब ये होता है कि एग्जाम्पल अगर मैंने रिलायंस का शेयर लॉन्ग किया है, लॉन्ग का मतलब ये होता है कि मुझे रिलायंस के ऊपर जाने से फायदा होगा। ऊपर जाने से, जब भी मुझे किसी चीज के ऊपर जाने से फायदा होता है ना, मैं ये कहूंगा कि मैंने इस चीज को लॉन्ग किया है। और अगर मैंने ये कहा है कि मैंने रिलायंस को शॉर्ट किया है, इसका मतलब ये है कि मुझे रिलायंस के नीचे जाने से फायदा होगा। ठीक है।
इसको थोड़ा सा इन डेप्थ में और बात करूंगा आगे आने वाले सेशंस में। अभी सिर्फ मैं लॉन्ग शॉट को यूज करने वाला हूं, तो उससे पहले मैं एक बार क्लियर करना चाहता हूं कि लॉन्ग शॉट का मतलब क्या होता है। जब भी मुझे किसी चीज के ऊपर जाने से फायदा होता है ना, तो इसका मतलब मैंने उस चीज को लॉन्ग किया है। और जब भी मुझे किसी चीज के नीचे जाने से फायदा हो, तो इसका मतलब मैंने उस चीज को शॉर्ट किया है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो कॉल ऑप्शन का बायर है, उसने कॉल ऑप्शन को लॉन्ग किया है, क्योंकि उसको कॉल ऑप्शन के ऊपर जाने से फायदा होगा। और जो कॉल ऑप्शन का सेलर है, उसने कॉल ऑप्शन को शॉर्ट किया है, क्योंकि उसका फायदा तब होगा जब वो ऊपर नहीं जाएगी या वो नीचे जाएगी। ठीक है। तो यहाँ सपोज करो कि एक तुम्हारा पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो बोले तो एक नंबर ऑफ शेयर्स है। पोर्टफोलियो छोड़ो, तुम्हारे पास एग्जांपल 10,000 शेयर हैं टीसीएस के। ठीक है। और तुमने लॉन्ग किए हैं, सॉरी लॉन्ग नहीं, शॉर्ट किए हैं, कि तुम्हें ना इन शेयर्स के ना नीचे जाने से फायदा होगा। ठीक है। तो तुम्हारे मन में डर क्या है कि यार ये ऊपर ना चला जाए गलती से, क्योंकि ऊपर जाने पे मेरा नुकसान होगा। ठीक है। तो तुमने यहाँ अपनी पोजीशन को हेज करने के लिए ना एक कॉल ऑप्शन बाय कर लिया। सपोज तुमने ये सोचा था कि 10,000 जो मेरे शेयर्स हैं ना टीसीएस के, उनके नीचे जाने से मुझे सपोज 20,000 का फायदा होना था। ठीक है। क्या है कि टीसीएस के नीचे जाने से ना मुझे 20,000 का फायदा होना था। बट मुझे डर क्या है कि यार ये गलती से ऊपर ना चला जाए। ठीक है। तो इस डर को कम करने के लिए, इस डर को एलिमिनेट करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने ना कॉल ऑप्शन बाय कर लिया, ऊपर की लॉटरी की टिकट बाय कर ली। कितने रुपया दे करके, मे बी सपोज 100 रुपया दे करके। अब मुझे क्या है कि शेयर मैंने वैसे ही शॉर्ट कर रखा है, नीचे जाए तो वाह वाह, वैसे ही प्रॉफिट होना था 20,000 रुपए का। बट अगर गलती से ऊपर चला भी गया ना, तो मैंने कॉल ऑप्शन बाय कर लिया है। और कॉल ऑप्शन क्या है, ऊपर की लॉटरी की टिकट, मुझे डिफरेंस मिलता रहेगा जैसे जैसे वो ऊपर जाता रहेगा। नीचे जाए नीचे जाए तो फायदा है ही है। ठीक है। और अगर नीचे जाता रहता है, मुझे 20,000 का फायदा हो गया, तो यहां मेरा नुकसान हो जाएगा, मेरी लॉटरी नहीं लगेगी। तो जो मेरा फायदा 20,000 होना था ना, वो 20,000 की बजाय 20,000 माइनस 100 हुआ, यानी कि 19,900 हुआ। 100 रुपए का मैंने इंश्योरेंस ले लिया था। ये मतलब इस पूरे प्रोसेस को हम हेजिंग कहते हैं। क्या मैंने हेजिंग पूरी समझा दी? नहीं। क्या मैंने लॉन्ग शॉट पूरा समझा दिया? नहीं। कॉल ऑप्शन को एक अलग तरीके से यूज करने का क्या वे होता है, मैंने सिर्फ वो बताया। तो यार अब मैंने तुम्हें कॉल ऑप्शन को एज अ ट्रेड करना, यानी कि ट्रेड कौन करता है, यानी जिसको डिफरेंस का फायदा चाहिए, वो कैसे कॉल ऑप्शन में ट्रेड कर सकता है, या जिसको कॉल ऑप्शन को एज शेयर्स लेने के लिए यूज करना है, वो कैसे यूज करेगा। वो डिफरेंस का फायदा थोड़ी उठाएगा, वो तो नंबर ऑफ शेयर्स का फायदा उठाएगा। सॉरी, नंबर ऑफ शेयर्स का कह रहा हूँ, वो तो शेयर प्राइस का फायदा उठाएगा। वो ऑलरेडी एक तरह से इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गया कि मैं इस स्पेसिफिक डेट को ये स्पेसिफिक शेयर तेरे से इस प्राइस पे लूंगा। अगर वो मार्केट में उसका रेट महंगा हो गया, तो तुम्हारा फायदा है, तुम तो ऑलरेडी सस्ते में लेने के कॉन्ट्रैक्ट में आ चुके हो। और तीसरा कॉल ऑप्शन का क्या है, एज अ हेज। ये दोनों चीजें तो मैंने अपनी तरफ से खत्म कर दी, बता दी। ठीक है। इस चीज का मैंने सिर्फ एक प्राइमा फेशिया आइडिया दिया है। आने वाली वीडियो में मैं इसको और ज्यादा डीप और ज्यादा स्ट्रेच करके बताने वाला हूँ। वन मोर थिंग मैं क्लियर करना चाहूंगा, जस्ट वन थिंग, कि कॉल ऑप्शन को खत्म कर दिया इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने पूरा कॉल ऑप्शन पढ़ा दिया। कॉल ऑप्शन के मीनिंग की मैं बात कर रहा हूँ। अभी तो यार कॉल ऑप्शन में हमारा मैक्स प्रॉफिट, मैक्स लॉस, एटीएम, आईटीएम, ओटीएम, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन, मार्जिन रिक्वायरमेंट, काफी कुछ रह रहा है। खत्म करने का मेरा मतलब है कि मैंने एक मीनिंग प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया है, दैट्स इट। तो ओके यार, दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। अब इसके बाद नेक्स्ट सेशन में आई विल बी स्टार्टिंग पुट ऑप्शन,
और पुट ऑप्शन में मैं स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा रखूंगा, क्योंकि फर्स्ट सेशन जो हमने कॉल ऑप्शन का डिस्कस किया था उसमें मैंने एटलीस्ट पौना घंटा लगा के 40 मिनट लगा के बहुत अच्छा बेस एक ट्राई करा था बनाने की। तो उतना टाइम नहीं लगेगा तुम्हें समझने में जितना लगना चाहिए। सो ओके यार, दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं अगली वीडियो में। वी विल मीट वेरी सून फॉर द नेक्स्ट सेशन। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।